जय हिंद और नमस्कार सारे अभ्यर्थी मित्रों व अन्य दर्शकों। ग्रोथमंट यूपीएससी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर प्रतिदिन प्रदर्शित होने वाले संधि सेवा एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण ऐसे संशोधित संपादकीय विश्लेषण के आज के यानी कि 4 अगस्त 2021 के सत्र में मैं ध्रुव जानी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे आपको मालूम है, पिछले एक सप्ताह से हमने संपादकीय लेखों की जो चर्चा है उसे संयुक्त रूप से करना शुरू किया है, ताकि जो अध्ययन है वो प्रिसाइसली हो सके, सचोट रूप से हो सके और समय की भी ज़्यादा बर्बादी ना हो। आज एक द हिंदू से एडिटोरियल मिला है, अपने आप में महत्वपूर्ण है। और भारत में जो गरीबी है और जो बढ़ती गरीबी है भारत में, उसके ऊपर बात करता लेख है। उसके कारणों की भी चर्चा की गई है। साथ ही में जो वेरियस एस्टिमेशंस हमारे पॉवर्टी लेवल्स को गिनने के लिए, उनकी गिनती करने के लिए जो सरकारों के द्वारा जो है अलग अलग समय के अंतराल के बाद जो लाए जाते हैं, उनके बारे में यह लेख है। अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण लेख है। साथ ही में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ से हमें परीक्षा लक्ष्य भी अति महत्वपूर्ण और अति उपयोगी साबित हो सकती है। तो देखेंगे आज इस पूरी चर्चा में, जो कि अपने आप में बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। अगर बात करें टाइटल की, तो पॉवर्टी इन इंडिया ऑन द राइज अगेन, यानी कि भारत में जो पॉवर्टी पिछले कई दशकों से गिरती हमें दृश्यमान है, वो फिर से बढ़ रही है। उसमें फिर से हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो अपने आप में चेतावनी रूप है। देखेंगे यहाँ सरकार को क्या चेतावनी लेनी है, साथ ही में कैसे आगे की नीति जो है उसका निर्माण करना है। अगर एसोसिएट सब्जेक्ट्स की बात करें तो दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज रिलेटेड टू 2 सब्जेक्ट्स ऑफ यूपीएससी मेंस। और यहाँ मात्र और मात्र सिंबॉलिक रूप से हम लोग यूपीएससी का सिलेबस देखते हैं, वैसे ये सारी चर्चा है प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे यूपीएससी हो, चाहे किसी भी राज्य की पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा हो, या किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा हो। तो यहाँ अगर प्रतीकात्मक रूप से अगर देखें तो यूपीएससी के सिलेबस के साथ जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 के साथ संबंधी है। 1 में इश्यूज रिलेटेड टू पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इश्यू है, एंड जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस है, कि इनके ऊपर सरकारी क्या स्टैंड है, या सरकार इस पर्टिकुलर मुद्दे को कैसे देखती है और आगे की नीति जो है उसका कैसे निर्माण करती है। तो देखेंगे, हमारी मूल चर्चा शुरू करेंगे। जैसे आपको मालूम है कि यहाँ जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो अपने आप में बहुत ही गहरे होते हैं, बहुत ही बड़े होते हैं। तो यहाँ चीज़ों को संक्षिप्त रूप से, प्रिसाइसली, सचोट रूप से समझने के लिए एक कार्य सूची होना जरूरी है, जो कार्य सूची के तहत हम लोग प्रतिदिन संपादकीय लेखों का अध्ययन करते हैं। आज हमें 4 बिंदुओं के ऊपर यह अध्ययन करना है। सबसे प्रथम चर्चा में क्यों है, जो हमारा एक सिग्नेचर बिंदु है। फिर हाइलाइट्स ऑफ द आर्टिकल, लेख अपने आप में अच्छा है, अच्छा संशोधन पूर्ण प्रबंध है, तो वो भी देखेंगे। उनमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं परीक्षा संबंधी हो और सामान्य समझ को बढ़ाने के लिए, वो यहाँ देखेंगे। फिर बाद में कमिटीज फॉर पॉवर्टी एस्टिमेशंस की बात करेंगे, उसमें प्री इंडिपेंडेंस वो पोस्ट इंडिपेंडेंस देखेंगे, एंड रीजंस बिहाइंड इंक्रीमेंट इन पॉवर्टी। तो यह सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ इस पूरी चर्चा में देखने वाले हैं। ये हमें कवर दृश्यमान है, जो प्रतीकात्मक इमेज है पॉवर्टी इन इंडिया को दर्शाता है। प्लस पॉवर्टी इन इंडिया जो है वो वर्ल्ड फेमस है, क्योंकि अपने आप में भारत को गरीबी की वजह से ही जाना जाता है पूरे विश्व में। तो यहाँ ये एक प्रतीकात्मक इमेज हमने ली है, जहाँ 2 चीजें दृश्यमान है। एक तो बाहर, घर के बाहर बिना घर बच्चे सो रहे हैं, एंड दूसरा जो है वो है स्लम एरिया का, जो प्रोबेबली मुंबई की धारावी जो है वो हमें लगती है। और भारत में कई सारे ऐसे शहर हैं जहाँ बहुत बड़े पैमाने पर ये ऐसी बस्तियाँ या ऐसे स्लम एरियाज में देखने को मिलते हैं। तो यह सारी चीजें और इन चीजों का मूल क्या है वो आज हमें इसी चर्चा में देखना है। शुरू करेंगे वाई न्यूज से। देखिए, 3 बिंदु देखने हैं। सबसे प्रथम अगर वाई न्यूज में देखें, इंट्रोडक्शन में हमें वाई न्यूज देखना है, क्योंकि यहाँ और 2-3 चीजें हमें देखनी है जो कि हमें थोड़ी मदद रूप साबित हो सके, जिनमें हमें देखना है। सबसे प्रथम कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे, या उसे कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे भी कहा जाता है, संक्षिप्त में उसे CES कहा जाता है। तो यहाँ कहा गया है कि फिर से यह जो पूरा सर्वे है वो कंडक्ट होने वाला है। ताज्जुब की बात यह है कि यह सर्वे तकरीबन 10 साल से कंडक्ट नहीं हुआ है, जो प्रति 5 वर्ष होता है। तो यहाँ ये एक अपने आप में अच्छे समाचार है। और यहाँ जो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे है, ये अपने आप में हमारे लिए महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। फिर आगे देखें तो हमें देखना है कि CES यानी कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर या कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे कंडक्टेड बाई NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया, या नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं, विच फॉल्स अंडर द एम्बिट ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस।
उनके द्वारा ये कंडक्ट होता है, प्रति 5 वर्ष ये कंडक्ट होता है, मगर यहाँ जैसे लिखा गया है कि इट इज नॉट रिलीज्ड सिंस 2011-12, यानी कि तकरीबन 10 वर्ष से यह डेटा सार्वजनिक नहीं किया गया। हालांकि 2017-18 का जो डेटा था वो लीक हो गया था और उससे हमें कई सारी चीज़ें जो है वो मालूम पड़ती हैं, मगर वो लीक्ड डेटा था और अधिकृत रूप से सरकारी पोर्टल के ऊपर सार्वजनिक नहीं किया गया था। उसके बाद अगर आगे देखें तो इकोनॉमी हैज़ बीन स्लोइंग फॉर 9 क्वार्टर्स। यस, ऐसा नहीं है कि कोविड की वजह से जो पूरी जो मंदी है या जो डिप्रेशन है वो शुरू हो गया, मगर प्रायर टू कोविड 9 क्वार्टर से हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस कर रही है। प्रायर टू आउटब्रेक ऑफ नोवल कोरोना वायरस हैज स्टक इंडिया इन मार्च से लॉकडाउन लगा था, मार्च 2020 से, मगर उससे पहले 9 क्वार्टर तकरीबन भारत के अर्थतंत्र ने एक गिरावट देखी है या देखता था। फिर उसके बाद देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट रीच्ड 45 ईयर्स हाई। यस, 45 ईयर्स हाई in 2017-18 as per NSO's periodic labor force survey, ठीक है, और कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे, ये दोनों ऐसा परिमाण है जो इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी को नापते हैं। इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी में 2 बिंदु है जो हम लोग आगे देखेंगे, मगर अगर संक्षिप्त में बताना हो तो मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि एक तो होता है शेयर ऑफ पुअर इन टोटल पॉपुलेशन या शेयर ऑफ पोवर्टी इन टोटल पॉपुलेशन, और दूसरा होता है नंबर ऑफ पुअर्स इन टोटल पॉपुलेशन। तो ये दोनों से इंसिडेंस ऑफ पोवर्टी गिनी जा सकती है और ये 2 सर्वेक्षणों में ये गिनती करने के लिए बहुत ही मददरूप साबित होते हैं, जिनमें CES को सार्वजनिक कई सालों से नहीं किया जा रहा है। हालांकि हमारे पास ये PLFS के आंकड़े होते हैं और उनके मुताबिक हम लोग अनुमान लगा सकते हैं, मगर उसमें भी एक दिक्कत है क्योंकि PLFS जो है वो अपने आप में एक रूप से जो कंजप्शन कैलकुलेट करता है वो लिमिटेड है, उसका स्कोप लिमिटेड है। वही CES में ये कंजप्शन वाला जो पोर्शन है वो बहुत ही डिटेल्डली उसे कैलकुलेट किया जाता है, तो थोड़ी सी भिन्नता में देखने को मिलेगी। बट इन द केस व्हेन द डेटा इज एब्सेंट फ्रॉम CES वी कैन टेक द डेटा फ्रॉम PLFS एंड वी कैन एस्टिमेट अवर पॉवर्टी। ठीक है, तो ये आज पूरी परिस्थिति है। प्लस जैसे यहाँ बताया गया कि अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के जो आंकड़े हैं वो 45 वर्ष के टॉच के ऊपर है, यानी कि इट्स 45 ईयर हाई। पिछले 45 सालों में इतनी बेरोजगारी भारत ने कभी नहीं देखी जो आज 2017-18 में हम लोग देखते आए हैं या हमने देखने को मिली। ये बात रही इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। आगे देखें तो हमें एक बिंदु समझना है एंड दैट इज व्हाट इज कंज्यूमर या कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे, जो यहाँ दृश्यमान है, और 3 बिंदुओं के तहत देखेंगे। सबसे प्रथम तो ये क्या करता है, तो इट कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन ऑन कंजप्शन स्पेंडिंग patterns of household across the country, both rural and urban. Yes, it does not do anything, but it just collects the data that how particular household spent its income, या spends its income, या आप कह सकते हैं कि कैसे कोई भी कुटुंब है वो खर्च करता है एट द एंड ऑफ द मंथ, मिसलेनियस हो, एसेंशियल्स हो, लग्जरी हो। ठीक है, तो किस पैटर्न से खर्च किया जाता है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर किया जाता है, वो डेटा यहाँ कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे कलेक्ट करता है, जो हमें गरीबी कितनी है या उसकी तीव्रता कितनी है वो नापने में बहुत ही मदद रूप साबित होता है। तो ये बात रही, इट कलेक्ट्स डेटा। अब उसके बाद देखें तो दूसरा बिंदु है इट रिवील्स एवरेज एक्सपेंडिचर ऑन गुड। यस, जो डेटा आएगा उसमें से हमें क्या मालूम पड़ेगा, एवरेज एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स। एवरेज यानी कि औसत, कोई भी कुटुंब है जो औसत कितने जो है पैसा खर्च करता है किसी भी वस्तु के ऊपर, वो हमें यहाँ से देखने को मिलेगा, और वो चाहे फूड आइटम हो, चाहे नॉन फूड आइटम हो, और चाहे वो सेवा हो। सपोज कोई कुटुंब है वो 100 रुपये कमाता है, जिनमें से 50 रुपये खाने पीने के लिए खर्च करता है और 50 रुपये की सर्विस खरीदता है, या फूड एंड नॉन फूड भी यहाँ कह सकते हैं, फूड एंड नॉन फूड, एंड 50 रुपीज़ फॉर सर्विसेज, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे इंटरनेट हो, टेलीकम्युनिकेशन हो, एनीथिंग। ठीक है, तो अब ये तो एक कुटुंब की बात हुई, दूसरा कुटुंब, तीसरा कुटुंब। भारत में जितने कुटुंब हैं उनकी औसत क्या रहेगी, ठीक है, वो यहाँ से हमें मालूम पड़ता है। तो ये अपने आप में पॉलिसी मेकर्स के लिए भी महत्वपूर्ण है, प्लस जनरल सेंस में डिमांड डायनामिक्स को समझने के लिए भी यह जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर
सर्वे है, उनके डेटा है, वो बहुत ही हमें फ़ायदेमंद है। मगर सरकारी जो पक्ष है, हमें ये डेटा पिछले कई सालों से देखने को नहीं मिला है। फिर उसके बाद देखें तो जनरेट्स एस्टिमेट ऑफ हाउस होल्ड मंथली पर कैपिटा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, मंथली पर कैपिटा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर और प्रति हाउस होल्ड, पर हाउस होल्ड यानी कि प्रति कुटुंब। तो इतनी सारी चीजें हमें यहाँ से देखने को मिलेगी। तो यहाँ से हम लोग नाप सकते हैं कि कौन सा कुटुंब कितने पैसे खर्च कर रहा है। तो वहाँ से हमें गरीबी की जो एक सेंस है वो भी हमें देखने को मिलेगी कि कितने गरीब है, कितने गरीब नहीं है। क्योंकि बट ऑब्वियसली यहाँ जो ज़्यादा खर्च करते होंगे जो कुटुंब, वो अपने आप में गरीबी रेखा के ऊपर होंगे, और यहाँ निम्न स्तर से खर्च करने वाले कुटुंब गरीबी रेखा के नीचे होंगे या गरीबी रेखा में जो है उनका समावेश होता होगा। तो ये बात रही कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे की, महत्वपूर्ण है। ये 3 बिंदु आपको समझने हैं, चाहे आप इनके स्क्रीनशॉट ले लो पूरे ग्राफ के, या आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करो, आपको वहाँ से ब्लॉग के फॉर्म में मिल जाएगा, PDF के फॉर्म में भी अवेलेबल हो जाएगा। अब उसके बाद देखें तो हमें हाईलाइट्स ऑफ द आर्टिकल देखना है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया लेख अपने आप में संशोधन पूर्ण है, अच्छा है, कई सारी चीज़ें हमें यहाँ से देखने को मिलेगी। एक एक बिंदु के तहत हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। सबसे प्रथम बिंदु कहता है कि PLFS एंड CES enables policy makers to estimate incidence of poverty। यस, जिसका जिक्र मैंने किया था और मैंने आपको समझाया था कि इंसिडेंस का क्या मतलब होता है। इंसिडेंस का मतलब होता है शेयर इन परसेंटेज, यानी कि पॉवर्टी जो पॉल्यूशन है, जो पॉवर्टी के तहत रहता है, कितने प्रतिशत है कुल आबादी का, वो यहाँ प्रथम बिंदु है इसका। और दूसरा बिंदु है नंबर ऑफ पुअर इन टोटल पॉपुलेशन, इट इज अ हेड काउंट रेशियो। ठीक है, तो ये 2 एस्टिमेट्स में ये चीजें जानने को मिलती है। इंडिया बिगेन कलेक्टिंग पॉवर्टी डेटा फ्रॉम 1973, ये महत्वपूर्ण है, हमें मालूम होना चाहिए। प्रायर टू 1973 वी वर नॉट हैविंग एनी टाइप ऑफ सिस्टमैटिक मैकेनिज्म टू कैलकुलेट पॉवर्टी, टू गैदर डेटा ऑन पॉवर्टी। मगर 1973 से हम धीरे धीरे जो है पॉवर्टी को गिनना, साइंटिफिकली गिनना और सिस्टमेटिकली गिनना शुरू किया। इनफैक्ट इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी ऑलवेज फॉलोन कंसिस्टेंटली। जब से हमने शुरू किया सिस्टमेटिकली पॉवर्टी गिनना, गरीबी का अनुमान लगाना, तब से उस अनुमान में प्रति अनुमान गिरावट देखने को मिली है। प्रति अनुमान, तो ये अपने आप में एक सकारात्मक बाबत है भारत के लिए, भारत के अर्थतंत्र के लिए। देखेंगे यहाँ के टेबल की मदद से कुछ हमें साल दिए हुए हैं, सामने हमें गरीबी का प्रतिशत दिए हुए हैं हमारी कुल आबादी में। जब से शुरू हुआ गरीबी का अनुमान, जब से शुरू हुआ भारत में 1973-74 में, तब गरीबी थी 54.9%, यानी कि मोर देन 50% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन वाज पुअर। ठीक है, फिर बाद में 1983-84 इट reduced to 44.5% फ्रॉम 54.9, यानी कि गिरावट देखने को मिली। इन 1983-94 इट again reduced to 36% from 44.5%, and in 2004-05 it reduced to 27.5% from 36%। ठीक है, तो ये अनुमान हमें बताता है कि जब से भारत ने गरीबी को वैज्ञानिक ढंग से अनुमान लगाना शुरू किया गरीबी का, तब से हमें गिरावट देखने को मिलती है, चाहे प्रति वर्ष हो चाहे प्रति दशक हो। एंड दिस होल डेटा इज अकॉर्डिंग टू लाकड़ावाला पॉवर्टी लाइन। लाकड़ावाला जो कि प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट थे और वे एक एस्टिमेशन, पॉवर्टी एस्टिमेशन कमेटी के भी अध्यक्ष रहे हैं, और इसीलिए उनके ऊपर जो उस कमेटी ने जो अनुमान लगाया था उसे लाकड़ावाला पॉवर्टी लाइन नाम दिया गया है, जिसको हम लोग आगे देखेंगे इन वेरियस कमिटीज फॉर पॉवर्टी एस्टिमेशन। फिर उसके बाद देखें तो इन 2011 प्लानिंग कमीशन डिसाइडेड टू सेट नेशनल पॉवर्टी लाइन according to the recommendation of Suresh Tendulkar committee। Yes, Suresh Tendulkar committee was formed in the year 2009। ठीक है, तो उनके द्वारा जो अनुशंसा दे दी जा रही थी सरकार को, वो सरकार ने तय किया कि भाई हम उसी तरह चलेंगे, और वो तय करने वाला तब का जो सरकारी थिंक टैंक था वो था प्लानिंग कमीशन, द देन प्लानिंग कमीशन, क्योंकि अब वो नहीं रहा, उसकी जगह नीति आयोग ने ले ली है। प्लस अगर वर्ल्ड बैंक की व्याख्या देखें एक्सट्रीमली पुअर की, तो वर्ल्ड बैंक कहता है कि द पीपल हु लिव्स ऑन लेस देन $1.9 अ डे, यानी कि $2 से भी कम पैसों में जो व्यक्ति अपना जीवन गुजारता है प्रतिदिन, उसे अत्यंत गरीब कहा जाएगा, उसे एब्सोल्यूट या एक्सट्रीम गरीब कहा जाएगा। एंड अकॉर्डिंग टू एशियन डेवलपमेंट बैंक इट डिफाइंस $1.51 पर डे फॉर लिविंग।
ठीक है, जो व्यक्ति $1.5 से कम रुपए में अपना जीवन निर्वाह करता है उसे गरीब माना जाएगा। ठीक है, तो ये 2 एस्टिमेशन है इंटरनेशनल के। मगर यहाँ भारत के संदर्भ में हमें सुरेश तेंदुलकर की जो कमेटी है उनके द्वारा जो दी गई अनुशंसाएं है वो उनके आंकड़े, उनको हमें यहाँ जो है कंसिडर करना है और हम ही वही कंसिडर करते आए हैं। तो ये बात रही आर्टिकल की। अब आगे देखें तो हमें कुछ चीजें देखनी है जो हमारे लिए थोड़ी महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ अब हमें वेरियस कमिटीज फॉर पॉवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया देखनी है। 2 विभाग है, प्री इंडिपेंडेंस देखेंगे, स्वाधीनता के पूर्व और स्वाधीनता के पश्चात भी हमें देखना है। स्वाधीनता के पूर्व 3 मैकेनिज्म, वैसा मैकेनिज्म तो नहीं कह सकते मगर 3 अलग अलग बिंदु पर पॉवर्टी जो एस्टिमेशन है उसका जो प्रयत्न किया गया, उसका अनुमान लगाने का प्रयत्न किया गया, जिनमें से सबसे प्रथम था एंड इट वाज अ वेरी अर्ली अटेम्प्ट एंड इट वाज बाय दादा भाई नौरोजी। ठीक है, इन हिज बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें उन्होंने बताया है कि जो व्यक्ति प्रति वर्ष 16 से 35 रुपए में अपना जीवन निर्वाह कर रहा है उस व्यक्ति को गरीब माना जाएगा। एंड इट वाज अ वेरी अर्ली एस्टिमेट। देन आफ्टर नेशनल प्लानिंग कमिटी इन 1938 वाज constituted to estimate poverty and they estimated that rupees 15 to 20 per capita per month, rupees 15 to 20 per capita per month में जो निर्वाह करेगा वो गरीब कहलाएगा। इससे ऊपर जो खर्च करेगा वो गरीब नहीं कहलाएगा। यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने 25 रुपए खर्च किए एट द एंड ऑफ द मंथ सर्वाइव करने के लिए तो उसे गरीब नहीं गिना जाएगा, क्योंकि उसने 25 तो खर्च कर दिए तो वो कमाता होगा। मगर यहाँ 15 से 20 तक ही जो खर्च करने वाले लोग हैं उन सारे लोगों को, उन सारे कुटुंबों को गरीब गिना गया। देन आफ्टर द बॉम्बे प्लान इन 1944 विच एस्टिमेटेड ₹75 पर कैपिटा पर ईयर, यानी कि प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष अगर 75 रुपए से कम रुपयों में वो जीवन निर्वाह कर रहा है, अपना जीवन जी रहा है, तो वो गरीब कहलाएगा। मगर कोई व्यक्ति अगर 100 जो रुपयों का खर्च करे, 150 का खर्च करे प्रति वर्ष, तो उसे गरीब नहीं किया जाएगा। वो यहाँ बॉम्बे प्लान से सिद्ध हुआ। अब पोस्ट इंडिपेंडेंस देखें तो ये थोड़ा महत्वपूर्ण इससे है क्योंकि कई सारी कमिटियाँ हैं और उन कमिटियों के एस्टिमेशन है। साथ ही में यूपीएससी जो है वो ऐसी टाइमलाइंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करती है। ठीक है, वेरियस कमिटीज़ हो, वेरियस कमीशंस हो या कोई ऐसे जजमेंट्स हो, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के कोई डायरेक्शंस हो, ठीक है, तो इनके ऊपर यूपीएससी का फोकस रहता है। तो ये थोड़ा महत्वपूर्ण है। प्लस ये पोस्ट इंडिपेंडेंस है तो वैसे भी इसकी महत्वता बढ़ जाती है। देखेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस में सबसे प्रथम प्लानिंग कमिटी एक्सपर्ट ग्रुप विच वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन ईयर 1962 एंड इट केम आउट विथ अर्बन एंड रूरल प्लानिंग। फॉर अर्बन ₹20 पर कैपिटा पर ईयर एंड फॉर रूरल ₹25 पर कैपिटा पर ईयर। तो ये बहुत ही कम एस्टिमेशन है, मगर तब का समय भी ऐसा था। तब आज जो भारत में जो लिक्विडिटी देखने को मिलती है वो लिक्विडिटी नहीं थी। आज जो भारत की ओपन इकोनॉमी है वो तब ओपन इकोनॉमी नहीं थी। भारत में आज सोशलिज्म जो है वो लगभग नेस्त नाबूद हो गया है, मगर तब सोशलिज्म का जोर था, यानी कि सरकारी हस्तक्षेप था, चाहे कोई भी फील्ड हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों की वजह से ओवरऑल जो लिक्विडिटी थी, ओवरऑल जो हमारी इकोनॉमी की साइज थी वो बहुत ही कम थी। पैसे सबके पास बहुत ही कम थे। तो इसलिए ये एक अनुमान कहता है कि जो व्यक्ति प्रति वर्ष 20 रुपए से कम में अपना जीवन चला सकता है वो गरीब कहलाएगा। फॉर रूरल एरिया एंड फॉर अर्बन एरिया द लिमिट वाज ₹25 पर कैपिटा पर ईयर अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमेटी एक्सपर्ट ग्रुप 1962। फिर उसके बाद वीएम दांडेकर एंड एन रथ 1971 की जो कमेटी है उसने सबसे प्रथम बार भारत में सिस्टमेटिक अप्रोच अपनाया पॉवर्टी के असेसमेंट करने के लिए। सिस्टमेटिक व साइंटिफिक। तो ये हमें याद रखना है। प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग विच वाज द फर्स्ट कमिटी टू डेवलप ए सिस्टमेटिक अप्रोच फॉर पॉवर्टी एस्टिमेशन। तो उसमें हमें 1971 की जो ये वीएम दांडेकर प्लस एन रथ की जो कमिटी है उसका नाम हम लोग देंगे। अलग कमिटी उसके बाद आई जिसका गठन किया 1979 में, जिसने जो पॉवर्टी का जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन ऐसा ही रखा, मगर उसमें कुछ चीज़ें ऐड करी, जैसे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट और उसके साथ जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, ये 2 बिंदु इसमें ऐड किए गए बाय अलग कमेटी 1979। आफ्टर दैट लाक्टावाड़ा कमिटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1993 जिसके एस्टिमेट्स हमने देखे। तेंदुलकर कमिटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2009 अकॉर्डिंग टू परचेसिंग पावर पैरिटी ₹33 पर डे पर पर्सन।
यानी कि पर कैपिटा जो व्यक्ति एक दिन 33 रुपये से कम रुपयों में काट सकता है, सर्वाइव कर सकता है, वो गरीब है, क्योंकि वो ज़्यादा पैसे खर्च नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसकी आय नहीं है। और उसी के साथ रंगराजन कमेटी, विच वॉज अ वेरी लेटेस्ट कमिटी फॉर द एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी, एंड इट एस्टिमेटेड ₹22 पर डे पर कैपिटा फॉर रूरल एरिया, एंड इट वॉज बिट हाई फॉर अर्बन एरिया। बिट यानी कि 5 से 7 रुपये की जो है 5 से 7 रुपये का इसमें अंतर है अर्बन एरिया के लिए। ठीक है, तो ये सारी कमिटियां हैं जिन्होंने सरकार के लिए पॉवर्टी एस्टिमेशन का काम किया जब सरकार को ज़रूरत लगी तब। जब सरकार को ज़रूरत लगी तब उसने एक कमेटी का गठन किया। उस कमेटी ने पूरे मुद्दे को, कंटेम्परेरी जो कॉन्सिक्वेंसेस है, जो परिस्थितियां हैं, उसे गिनते हुए, उसे कंसिडर करते हुए यहाँ अलग अलग एस्टिमेट्स हमारे सामने रखे हैं। प्लस यहाँ मैं आपको बता दूं कि यह एक एक चीज़ है, बहुत ही डिस्क्रिप्टिव है। सपोज अगर बात करें लाकड़ावाला कमेटी की, बात करें तेंदुलकर कमेटी की, बात करें रंगराजन कमेटी की, तो उनके जो रिकमेंडेशंस है वही इतने लेंदी है, इतने इंपॉर्टेंट है कि प्रति कमेटी को हमें समझने के लिए 1.5 से 2 घंटे चाहिए प्रति कमेटी को। ठीक है, मगर यहाँ ये मुमकिन नहीं है प्रैक्टिकली, तो हम लोग मात्र और मात्र इसे संक्षिप्त रूप में समझने का प्रयास करेंगे। और जो स्टैटिक चीज़ें हैं, जो पोर्शन है स्टैटिक पोर्शन, वो हम लोग हमारे हाइपोथेसिस में कवर करेंगे जब इकोनॉमिक्स के ऊपर वहाँ बात करते होंगे तब। अब आगे देखें तो हमें कुछ कारण देखने हैं कि आज जैसे हमने देखा कि राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ पॉवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया, विच मीन्स द ईयर ऑफ 1973, तब से आज दिन तक यानी कि 2011-12 तक गरीबी में हमें केवल और केवल गिरावट ही देखने को मिली है। किसी भी समय, किसी भी वर्ष, किसी भी दशक में हमें गरीबी में जो है बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली, मगर आज पहली बार 1973 से आज पहली बार हमें गरीबी बढ़ती देखने को मिलती है। और ये गरीबी की बढ़त जो है वो लगभग 2013 से शुरू हुई। पॉवर्टी इंक्रीजिंग सिंस 2013 से गरीबी जो है वो बढ़ रही है। उसका कुछ कारण है, तपासेंगे। सबसे प्रथम ब्लंडर ऑफ डिमोनिटाइजेशन। बहुत ही सही चल रहा था सब कुछ, भारत का अर्थतंत्र भी बहुत ही अच्छे ट्रेजेक्टरी पर चल रहा था, मगर जो यहाँ नोटबंदी या विमुद्रीकरण का जो ब्लंडर हो गया सरकार से, विच वॉज अ वेरी इमेच्योर डिसीजन, तो एक मुख्य कारण इसका डिमोनिटाइजेशन या विमुद्रीकरण माना जाता है। फिर उसके बाद पुअर प्लान्ड एंड एग्जीक्यूटेड जीएसटी। जीएसटी में जो सरकार ने जो डिसीजन लिया, जो निर्णय लिया, वो बहुत ही हेस्टी था, उतावला निर्णय था। साथ ही में इसका प्लानिंग भी बहुत ही पुअर था, दुर्बल था। इसका इम्प्लीमेंटेशन तो उससे भी पुअर रहा। तो इन सारी चीज़ों की वजह से जो मार पड़ा, वो मार पड़ा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के ऊपर प्लस एमएसएमईज के ऊपर, जो अर्थतंत्र के बैकबोन समान है। अब ज़्यादा से ज़्यादा जो लोअर मिडिल क्लास है, जो है एक प्रकार से लोअर इनकम ग्रुप्स है, वे सारे के सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो एमएसएमई के साथ जुड़े हुए हैं। अब इन दो चीज़ों का मार सबसे ऊपर और सबसे ज़्यादा इनके ऊपर पड़ा, तो अपने आप में अर्थतंत्र के ऊपर भी मार पड़ा। देन आफ्टर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ऑल्सो डिक्लाइंड एंड इट बिकेम 28 फ्रॉम 31%। तो ये भी एक अपने आप में भारत के लिए जो है नकारात्मक बाबत थी, गरीबी के लिए भी एक नकारात्मक बाबत थी। फिर देन आफ्टर एक्सपोर्ट डिक्लाइंड। पिछले अगर 3-4 सालों का लेखा जोखा देखें तो एक्सपोर्ट्स जो है वो भी बहुत ही जो है कम है, उसमें गिरावट देखने को मिलती है। एंड आफ्टर दैट अ बिग रीजन एंड दैट इज कोविड-19। ठीक है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से तमाम जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी वो सारी की सारी डिसरप्ट हो गई, जिसकी वजह से पूरे अर्थतंत्र के ऊपर मार पड़ा। लाखों लोगों की नौकरियां गई, नौकरियां फिर से रिस्टोर हो रही है, मगर पैकेट्स उसमें आ रहे हैं क्योंकि काम ओवरऑल जीरो हो गया, डिमांड क्रंच आ गया। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों की वजह से अपने आप में भारत में जो पॉवर्टी है वो लगातार 2013 के वर्ष से लगातार बढ़ रही है। तो ये सारी चीज़ें थी जो आज हमें देखनी थी। एक चीज़ हम लोग यहाँ भूल रहे हैं और वो है एस्टिमेशन। देखिए, यहाँ कुछ एस्टिमेट्स हमें देखने हैं जिनमें रंगराजन मेथोडोलॉजी है। उनके मुताबिक भारत में गरीबी 29.5% रही। सचिन तेंदुलकर के मुताबिक 21.9% गरीबी रही। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 21.2 और वर्ल्ड बैंक बी के मुताबिक 12.4। आपको यहाँ वर्ल्ड बैंक बी ही याद रखना है क्योंकि इट इज़ अकॉर्डिंग टू $1.9 पर डे। जो व्यक्ति $1.90 खर्च नहीं कर पाता वो गरीब कहलाएगा, वो यहाँ है। ठीक है, तो वी नीड टू रिमेंबर ओनली दिस, नॉट दिस वन। साथ ही में गरीबी जो है वो एक ऐसा
ऐसी परिभाषा है जो बहुत ही विशाल है। इनमें अगर आप एक बिंदु ऐड करोगे तो गरीबों की संख्या जो है वो ड्रास्टिकली बढ़ जाएगी। एक या दो बिंदु परिभाषा में से निकालोगे तो गरीबों की संख्या जो है वो ड्रास्टिकली कम हो जाएगी। सपोज आज के समय में अगर देखें तो सबसे प्रथम तो रोटी, कपड़ा और मकान को ही हम लोग गिनते हैं एसेंशियल्स, मगर आज मॉडर्न समय में काफ़ी सारी ऐसी एसेंशियल चीज़ें हैं और उसमें कोविड के समय में इंटरनेट जो है वो भी एक बेसिक नेसेसिटी का ही भाग है। तो अगर इंटरनेट की बात करें, इंटरनेट को अगर पॉवर्टी की परिभाषा में अगर हम लोग उसका समावेशन करें तो गरीबों की संख्या बहुत ही ज़्यादा प्रमाण में बढ़ जाएगी, क्योंकि ज़्यादा लोग हैं जहाँ इंटरनेट एक्सेस नहीं है। तो कुछ इस तरह किसी भी एक बिंदु को, किसी भी एक ऐसी चीज़ को यहाँ पॉवर्टी की परिभाषा में अगर हम उसका समावेश करते हैं या उसमें से निकलते हैं तो गरीबी के जो आंकड़े हैं, जो अनुमान है, उसमें भी बहुत ही ज़्यादा फेरफार हमें देखने को मिलता है। तो यही चीज़ें थी जो आज हमें समझनी थी। जैसे मैंने आपको बताया कि परीक्षा के लिए तो महत्वपूर्ण ही है, परीक्षा का चाहे कोई भी स्तर में गरीबी को लेकर प्रश्न पूछे जा सकते हैं, चाहे वो प्रिलिमिनरी हो, मुख्य परीक्षा हो या इंटरव्यू हो। और इंटरव्यू में तो ऐसे प्रश्न काफ़ी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अपने आप में ये एक सोशल सेक्टर का इश्यू है प्लस इकोनॉमिक डेवलपमेंट का भी एक महत्वपूर्ण इश्यू है। मगर यहाँ मेंस के दृष्टि से एक मॉडल क्वेश्चन नंबर है बस तैयार है, जिसकी संभावना है जो आने वाली यूपीएससी की या चाहे अन्य राज्यों की सिविल सेवाओं की जो परीक्षा है उसमें पूछा जा सके, जो आपके स्क्रीन के ऊपर है। भारत में 2013 से गरीबी में बढ़त देखने को मिल रही है। उसके कारणों की चर्चा संक्षिप्त में कीजिए एवं स्वाधीनता पश्चात गरीबी अनुमान हेतु कौन कौन सी समितियां गठित करी गई है उसकी चर्चा कीजिए। अगर इंग्लिश की बात करें तो डिस्कस रीजंस फॉर इंक्रीज इन पॉवर्टी सिंस 2013 इन ब्रीफ एंड ऑल्सो डिस्कस पोस्ट इंडिपेंडेंट कमिटीज फॉर पॉवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया। तो आप यहाँ से इस मुख्य परीक्षा के मॉडल प्रश्न की जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसका उत्तर देके, और आपके परीक्षाओं के लिए भी ये उपयोगी रहेगा, उसमें भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आज इतना ही, हम लोग मिलेंगे अगले दिन अगले एडिटोरियल के साथ, ऐसे ही अच्छे संशोधन व विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। साथ ही में हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके ग्रुप में आपके फ्रेंड्स को जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी आप यह जो हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो आप उसे शेयर कीजिए, ताकि उन तक भी यह जो कंटेंट रिच रिसर्च है वो उन तक पहुँचे और उन्हें परीक्षाओं में उपयोगी बने। तो आज इतना ही। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ। हम मिलेंगे अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद।